तो देखिए, जितने भी आप लोग भाई अपने किसी टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं यहाँ पर एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ जो कि हमारा पास में रहेगा पीजीटी फिजिक्स वालों के लिए। चाहे आपके पास में एस्टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी यूपी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर केवीएस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ये पूरा कोर्स आपके हर एग्जाम के लिए बड़ा ही बेनिफिशियल रहेगा। और बिल्कुल सिस्टमेटिक वे के अंदर में मैंने थ्योरी प्लस में उसके न्यूमेरिकल सारे यहाँ पर कवर करवाए जा रहे हैं, और जितनी डेप्थ में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जामिनर के थ्रू, वो सारे यहाँ पर कवर करवाने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ मैं आप लोग को बता दूं कि हम पूरी एक टेस्ट सीरीज भी आप लोग के लिए साथ के साथ प्रोवाइड करते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। हम इस टेस्ट सीरीज के अंदर में बिल्कुल स्टैंडर्ड जो हमारे एग्जाम्स के अंदर में क्वेश्चंस आते हैं, उन्हीं के स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आप लोग के लिए मटेरियल तैयार किया जाएगा। तो जितने भी लोग भाई आप अपने किसी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बेसिकली अभी जो कोर्स है, जैसा कि अभी आपको पता है कि एस्टेट यानी कि हरियाणा जो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसके अभी फॉर्म निकल चुके हैं। 30 नवंबर है वो उसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग करने की, और मोस्ट प्रोबेबली आपका दिसंबर के लास्ट में ये एग्जाम आपका कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अब इसके अंदर में हमारा जो हमें पढ़ना पड़ता है, देखिए फिजिक्स के अंदर में वैसे तो बहुत सारी वाइड चीजें हमारे पास में, 11th का 12th का, साथ ही साथ आपको अपनी ग्रेजुएशन का भी पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर आप इनको एकदम सिस्टमेटिक वे में, और आपको एक बेसिक समझ में आ जाता है कि मेरी क्या अप्रोच होनी चाहिए किसी न्यूमेरिकल को लेके, अगर उसकी थ्योरेटिकल पोर्शन को आप कवर कर लेते हैं, तो आपके एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। और ये सारी चीजें मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं, क्योंकि पिछले 12 से 13 साल हो गए मेरे को इसी फील्ड से जुड़े हुए और फिजिक्स पढ़ाते हुए। तो उसके अंदर में जितनी भी चीजें हमने देखी हैं, चाहे आप 11th-12th की अगर कंपेयर करते हैं, किसी आईआईटी के एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं, या फिर किसी नीट की एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं, या फिर किसी भी टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी करवाते हैं, तो सबका दायरा एक ही जगह पर आकर रुक जाता है। तो वो सारे दायरे आप लोगों को समझाए जाएंगे और पूरे कोर्स के अंदर में आप लोगों को प्रोवाइड करे जाएंगे। तो जितने भी लोग आप लोग इस कोर्स को इसके साथ में जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है जो कि मैंने यहां पर भी लिखा हुआ है 9416878402। इस पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आपके पास में कोर्स की पूरी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएंगी, और कैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं वो भी डिटेल आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अब बात करूं इस कोर्स के अंदर में मैंने क्या क्या प्रोवाइड किया है, साथ ही साथ इसकी टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के लिए यहाँ पर लॉन्च करी जाएगी। इस वीडियो के जस्ट बाद में इसी वीडियो के अंदर में आप लोगों को एक डेमो लेक्चर भी मिल जाएगा। आप उससे एक थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह की यहाँ पर टीचिंग आप लोगों के लिए प्रोवाइड की गई है। देखिए, पहला जो टॉपिक मेरे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक आता है, इसके अंदर में लगभग आप लोगों को पूरे वीडियो, इसके कोर्स के अंदर में 9 वीडियोस मिलेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी, देखिए बहुत ही बेसिक लेवल पर और बहुत ही आपके टू द पॉइंट चीजें जो आपके एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, उन्हीं को यहाँ पर कवर किया गया है। वैसे तो हम इलेक्ट्रोस्टैट को पढ़ाना चलें तो 1 महीना लग जाता है इसको, लेकिन क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के साथ में, जैसे आकाश इंस्टीट्यूट रहा हो, या फिर हमारे पास में रेजोनेंस इंस्टीट्यूट जो कोटा के अंदर में वहाँ रहा हो, इन सब इंस्टीट्यूट के अंदर में हमने पढ़ाई है, और पिछले 12-13 साल का जो एक्सपीरियंस है उसी को यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने इसके अंदर में रिफ्लेक्ट भी होगा जब आप इन चीजों को देखेंगे कि टू द पॉइंट चीजें आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करवाई गई है। तो आप इसके अंदर में इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर में 9 वीडियोस मिलेंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर में आपको 5 वीडियोस मिलेंगे। मैग्नेटिज्म का जो रहेगा मेरे पास में, इसके अंदर में हमने लगभग 5 वीडियोस इसके अंदर में प्रोवाइड किए हैं। ईएमआई की बात करें तो ईएमआई के अंदर में भी हमने लगभग ईएमआई के अंदर में हमारे 2 वीडियोस है जिसको हमने कवर किया है विद न्यूमेरिकल्स, इसके अंदर में कवर किया है। रे ऑप्टिक्स की बात करें तो रे ऑप्टिक्स में मेरे पास में 6 वीडियोस हैं। साथ ही हमारे वेव ऑप्टिक्स है, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर में आप लोग देखेंगे तो इन टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन सा? पहला टॉपिक मेरे पास में रे ऑप्टिक्स रहता है, और दूसरा जो टॉपिक रहता है आप लोगों के लिए वेव ऑप्टिक्स। दोनों ही टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनको बहुत ही डेप्थ में मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर कवर किया है। चाहे आपका 12th क्लास का रहा हो, या फिर आपके इंजीनियर जो आपकी बीएससी लेवल के रहे हो, यानी ग्रेजुएशन लेवल के रहे हो, सारे इसके अंदर में टॉपिक्स मैंने कवर किए हुए हैं। और विद इन इन अगर बात करें तो वेव ऑप्टिक्स के अंदर में भी हमारे पास में लगभग वेव ऑप्टिक्स के लगभग मेरे पास में 6 वीडियोज हैं, ये सारे इसके अंदर में कवर किए गए हैं। मॉडर्न फिजिक्स की बात करूं तो मॉडर्न फिजिक्स को भी हमने लगभग 5 वीडियोस के अंदर में कवर किया है। एक्सरे जो है मेरे पास में, इनको 2 वीडियोस आप लोग के लिए मिलेंगे, और विद न्यूमेरिकल्स इसके प्रोवाइड करे गए हैं। साथ ही आप देखिए अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट के अंदर में हमने ये पूरा जो टॉपिक है ये 4 के अंदर में 4 वीडियोस के अंदर में इसको कवर किया है। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पर हीट के अंदर में देखेंगे तो हीट के अंदर में भी हमारे पास में लगभग 6 वीडियोस के अंदर में इसको हीट और थर्मोडायनेमिक्स है, इनको हमने 6 वीडियोस के अंदर में कवर किया है। न्यूक्लियर फिजिक्स है, चाहे मेरे पास में ईएम वेव है, मैकेनिक्स है, ये सारी वीडियोस का हमने पूरा एक पैकेज बनाया हुआ है। और इसको आप अगर परचेज करना चाहते हैं तो ये मेरे पास में नंबर जो आप लोगों को प्रोवाइड किया गया, इस नंबर पर मेरे पास में व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम कर सकते हैं, और आप लोगों को जो भी प्रोसीजर होगा वो सारा यहाँ पर कवर करवा दिया जाएगा। देखिए, जो
तैयारी कर रहे होते हैं ना, एस्टेट की कर रहे हो या किसी भी टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट की कर रहे हो, तो बेसिक डिफरेंस होता क्या है, हम कोई कोर्स को परचेज क्यों करते हैं। देखिए पढ़ने को तो हम बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं, हमारी बुक के अंदर में भी सारी चीजें लिखी हुई हैं, जो यहां पर मैं पढ़ाऊंगा वो सारी चीजें आपकी बुक के अंदर में लिखी रहेगी, लेकिन डिफरेंस ये हो जाता है कि आप कितना एनालिटिकली तरीके से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे होते हैं। तो यहां पर आपको बेसिक एक स्ट्रेटेजी बताई जाती है कि किस तरह से आपको अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, साथ ही साथ क्या आपको थिंकिंग लगानी है। जैसे आप प्रीवियस पेपर्स को देखेंगे तो प्रीवियस पेपर के अंदर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं बहुत डिफिकल्ट नहीं है वो, लेकिन हमारा क्या है कि अगर थोड़ा सा भी आप उनको सोच के करेंगे ना, एनालिटिकल तरीके से सोचेंगे कि हमारा प्रोसीजर होना चाहिए उन क्वेश्चंस को सोल्व करने का, वो सारी चीजें अगर आप लोगों के पास में है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे। तो इन सभी वीडियोस के अंदर में मैंने उसी तरीके से आपकी पूरी जो टीचिंग है, ये यानी कि जो ये पूरा पैकेज है, पूरा कोर्स की जो है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बनाया है। तो जो भी यहाँ पर मेरे इस कोर्स को जो भी इस आपके पीजीटी फिजिक्स के कोर्स को परचेज करना चाहता है वो यहाँ पर भी मेरे को अपना जो मैसेज छोड़ देगा। साथ ही साथ आपके लिए जो टेस्ट सीरीज होगी वो भी टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए क्वेश्चंस प्रोवाइड करते रहेंगे हम। ये हमारे पास में डेली क्वेश्चन बेसिस पे भी होगा और हमारे पास में वीकली बेसिस पर भी होगा। डेली के हिसाब से हमारे पास में ये होगा कि कुछ हम सिलेक्टेड टॉपिक्स के ऊपर में काम करेंगे, जैसे मान लो आज मैंने इलेक्ट्रोस्टैट के क्वेश्चंस आप लोग को प्रोवाइड कर दिए, कल इलेक्ट्रिसिटी के प्रोवाइड कर दिए, और जैसे हमारा वीकेंड आएगा तो उस टाइम पे मैं आपके 2 या 3 टॉपिक्स को उठाकर इसके साथ में कवर कर लूंगा। हमारा जो 11th और 12th का जो फिजिक्स है वो यहीं पर खत्म नहीं होता है, इसके बाद भी हमारे पास में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, उनके रेगुलर वीडियोज आप लोग को मिलते रहेंगे। जैसे जैसे हमारा जो कोर्स अपडेट होता रहेगा उसके अंदर में आप लोगों को ये प्लेलिस्ट जो भी होगी हमारे पास में वो प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। जो भी डिटेल्स होंगी वो आप लोगों के साथ में शेयर कर दी जाएंगी। तो जो भी भाई जुड़ना चाहता है बड़ी खुशी के साथ में जुड़ सकता है, और इस वीडियो को जहां तक भी आप लोग भाई सर्कुलेट कर सकते हैं, ये बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं अपने पीजीटी फिजिक्स के लिए। क्योंकि आप ढूंढेंगे ना अपने पूरे यूट्यूब के अंदर में या कहीं से भी मटेरियल ढूंढेंगे तो बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में आप लोगों को मटेरियल नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर आप लोगों को पूरा मटेरियल एक सिस्टमेटिक वे में और बड़े ही ऑथेंटिकेटेड तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। इतनी मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप लोग ये कोर्स के अंदर में ये सारी वीडियोस के थ्रू गो थ्रू हो जाते हैं तो आपके अंदर में अपनी फिजिक्स को लेकर क्रिस्टल क्लैरिटी आ जाएगी कि किस तरह से अपने क्वेश्चंस को आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। ठीक है जी, मिलते हैं फिर हमारे पास में जो हमारा डेमो लेक्चर होगा इसके जस्ट वीडियो के बाद में आ रहा है, आप उसको जरूर देखिएगा और उससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह की यहाँ पर क्लासेज आप लोगों को प्रोवाइड करी जाती हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। इंपॉर्टेंट चीज कि हमें पोटेंशियल पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है। आपने घड़ी के अंदर में एक सेल डाला होगा, कोई टॉय आया होगा उसके अंदर में आपने सेल डाला होगा, ठीक है, रेडियो होगा उसके अंदर में आपने सेल डाला होगा, तो आपने देखा होगा कि वहां पर अलग अलग रेटिंग्स लिखी होती हैं। किसी पे 1.5 वोल्ट लिखा होता है, किसी पे 6 वोल्ट लिखा होता है, 6V करके लिखा होता है, ठीक है। मैं आऊंगा उस V का मतलब क्या होता है। 6V लिखा होता है, कहीं पे 1.5 लिखा होता है, कहीं पर 12V लिखा होता है। तो आखिर इन सब चीजों का मतलब क्या है, उन सब दायरों को समझने के लिए ही हम क्या कर रहे हैं, आज इस कंसेप्ट को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि पोटेंशियल होता है क्या, यार पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ठीक है, और उसके साथ साथ में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ये सारी चीजें हमारी क्या होती चली जाएंगी, क्लियर होती चली जाएंगी। तो मैंने आपको क्या बताया कि पोटेंशियल बेसिकली किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्टिवनेस के बारे में बात करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को कल आपने बहुत अच्छे से समझा था लास्ट लेक्चर के अंदर में कि मान लो एक स्पाइडर है, वो अपना वेब बना के बैठी हुई है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में, और जैसे ही कोई क्या आता है, कोई भी इंसेक्ट आता है उसके जाल के अंदर में फंसता है, उसके वेब में फंसता है, तो वो उसको क्या देगा कि इंफॉर्मेशन देगा, जो हमारी स्पाइडर बीच में बैठी हुई है, कि भाई कोई इंसेक्ट वहां पर फंस चुका है, आप उसको लपेटते हुए क्या करो, अपने पास में ले आओ। ठीक उसी तरह से अगर कोई चार्ज आपके पास में रखा हुआ है, यानी कि ये मेरे पास में एक चार्ज बॉडी मैंने रखी हुई है और इसका फील्ड क्या होगा, इसके चारों तरफ होगा। अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल, ध्यान से सुनना, क्योंकि कूलम्ब्स ने क्या कहा था कि कोई चार्ज पार्टिकल, अगर एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है उसके आसपास में आता है या फिर कोई डिस्टेंस होती है दोनों के बीच में, तो क्या होता है, वहां पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है। तो डेफिनेट सी बात है कि भाई कोई दूसरा चार्ज आप इसके फील्ड के अंदर में लेके आओगे तो वहां पर क्या होगा, उसके ऊपर में एक फोर्स लगनी शुरू हो जाएगी। कहीं दूर रखोगे तो वहां पर कम इफेक्टिवनेस होगी, पास रखोगे तो ज्यादा इफेक्टिवनेस होगी। किस पॉइंट पर कितनी इफेक्टिवनेस होगी वो हमें एक वर्ड बताता है और उसी वर्ड को हम जानते हैं पोटेंशियल के नाम से। जो आप 1.5V देखते हैं, 6V देखते हैं, इन सब का मतलब यहीं से जाके निकलेगा। ठीक है, मैं इसको कोरिलेट करना चाहूंगा एक स्प्रिंग के साथ में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आप घर के ऊपर में टंकी रखते हैं, नीचे क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि भाई वहां पर क्या है, उसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा है। जो ग्राउंड वहां आपने पानी रखा हुआ है उसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा है कि वो हाई स्पीड से नीचे की तरफ आ सकता है। आपने भाखड़ा डैम के बारे में सुना होगा, वहां पे करते क्या है,
हाई जो रेजिंग होती है वहां पर उसको पानी को स्टोर किया जाता है। यानी कि जितने आप अर्थ से उठाओगे, एनर्जी के दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी होती है और एक हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी होती है। पोटेंशियल का मतलब होता है कहीं पर रुका हुआ। भाई आप लोगों के अंदर में पोटेंशियल है कि आप कोई भी एग्जाम इजीली क्रैक कर लेते हो, ठीक है, या फिर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो इजीली क्रैक कर लोगे, आपके पास में उतना क्या है, पोटेंशियल है, इतनी कैपेबिलिटी है। तो ठीक उसी तरह से जिस भी हम क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे, जिस भी हम मटेरियल के बारे में बात करेंगे, उसका भी अपना एक पोटेंशियल होता है कि वो कुछ ना कुछ काम करने की अपने पास में क्या रखती है, एबिलिटी रखती है। तो उसी इफेक्टिवनेस को यहाँ पर हम पढ़ने हैं। तो अब यहाँ से हम देखें कि उसको मैं एक रिलेट करना चाहूँगा एक एग्जाम्पल के साथ में। लेट अस सपोज कि ये मेरे पास में एक स्प्रिंग है और मैंने ये लगा दिया, यहाँ से ये पॉइंट मैंने बना दिए, ये यहाँ पे मैं इसको पकड़ के बैठा हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर इसको प्रेस करता हूँ, ये मेरे पास में क्या है, इस पॉइंट के पास में मैंने यहाँ पर रोक लिया इसको, ये पूरा इसका स्प्रिंग फैला हुआ है, इसको मैंने यहाँ से क्या कर रखा है, माउंट कर रखा है इसी जगह पे, ठीक है। इसको मैं रिलेट करवाऊंगा आपके पोटेंशियल के साथ में कि पोटेंशियल कहाँ से इसके अंदर से रिप्रेजेंट करते हुए आएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये इसकी ओरिजिनल पोजिशन है। लेट अस सपोज कि ये जो इसकी पोजिशन है वो हमने मान लिया ए से, मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहां से धक्का दिया इसके ऊपर में, इस पॉइंट से मैंने इसको धक्का देना शुरू किया और ये क्या करेंगे, इसको धक्का देते देते मैं इस पॉइंट पर ले आया, ठीक है। मान लो कि मैं इस पोजीशन पर इसको ले आया, ये मेरे पास में बी पोजीशन में बना दूं इसकी। चलिए अब ये बताओ मेरे को कि भाई जब मैं इस पोजीशन से इस पोजीशन पर लेकर आ रहा हूं, मैं क्या मैं को वर्क डन कर रहा हूं या अपनी कोई एनर्जी दे रहा हूं इसको? बिल्कुल दे रहा हूं। यानी कि आपने कहा कि भाई मैं जब इसको यहां से प्रेस करता हुआ लेके आ रहा हूं तो मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए कोई ना कोई क्या दे रहा हूं, एनर्जी दे रहा हूं। और आपको यह भी पता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कन्वर्ट्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये चीजें आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है, ये तो आपने रट रखा होगा हर जगह पे, ठीक है। तो अब ये बताओ कि भाई मैंने यहां से अपनी एनर्जी खर्च कर दी है तो वो कहां जाकर स्टोर होगी भाई? बिल्कुल सही कहा, वो जहां इस पॉइंट पर जाएगी तो इस पॉइंट की वो क्या बन जाएगी, एक पोटेंशियल बन जाएगा, इस पॉइंट का एक इफेक्टिवनेस बन जाएगा। ये मान लो फुली इसकी ओपन जो हमारे पास में स्प्रिंग थी, यहां पर उसका पोटेंशियल मान लो 0 है। क्यों भाई? क्योंकि ये उसकी क्या थी, मीन पोजीशन थी, ओरिजिनल पोजीशन थी। वो अपने आप को स्टेबल इस फॉर्म में रखना चाहती है कि वो रहना चाहती है ओ से ए के बीच में। लेकिन आपने क्या किया, बाई फोर्स इसको क्या करना शुरू कर दिया, प्रेस करना शुरू कर दिया। और लेट अस सपोज आपने इसको काम करवाने के लिए कितनी एनर्जी यहां पर स्पेंड कर दी है? मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मैंने 20 जूल एनर्जी यहां पर क्या कर दी है, स्पेंड कर दी है। अब बात करें कि ये भाई एनर्जी आई कहां से, ये जो आपने जूल बोल दिया और ये 20 आपने बोल दिया, कोई 20 मैंने कुछ भी यहां पर क्या ले लिया, एक रैंडम वैल्यू ले लिया। तो आपने 9th के अंदर में पढ़ा होगा बहुत अच्छे से वर्क के बारे में कि फिजिक्स की डेफिनेशन में वर्क किसको बोला जाता है, वर्क जो होता है किसको बोला जाता है कि किसी बॉडी पर फोर्स लगे, पहली चीज फोर्स लगे और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो किस डायरेक्शन में, जहां पर हमारी फोर्स लग रही है, ठीक है। या तो उसकी डायरेक्शन में या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन, जहां पर आप फोर्स लगा रहे हैं वहां पर आपके क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो जाए। तो वहां पर आप कहते हो कि बॉडी ने क्या किया है, वर्क किया है, ठीक है। और जब आप इसको लेके चलते हैं तो आपने एक चीज ये बताइए मेरे को कि एक जो कुली होता है, ठीक है, आप रेलवे स्टेशन पर गए होंगे तो वो बैग आपका लेकर चलता है, लेकिन अगर अपने सर पे रख लेता है, लेकिन फिजिक्स की डेफिनेशन में बात करें तो वो क्या करता है, काम 0 करता है, वर्क डन 0 करता है। क्यों? क्योंकि भाई उसके ऊपर में जो बैग है, जो चाहे 10 किलो का, 20 किलो, 50 किलो का उसने अपने सर पे रखा हुआ है, वो क्या लगा रहा है, फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लगा रहा है। और जो कुली है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है अकॉर्डिंग टू फोर्स उसको कहां चला जाना चाहिए था, धरती के अंदर में धस जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहां मूव कर रहा है, वो सीधे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ऐसे केसेस में हम कहते हैं कि जो कुली है वो फिजिक्स की डेफिनेशन में कितना काम कर रहा है, 0 कर रहा है। कभी कह मत देना भाई कुली को, आप सामान दे दो उनको, ट्रेन के आप उतरे और उनको सामान दे दिया और कह दो भाई लेके चलो, फिर बाद में उनको आप फिजिक्स समझाने चले गए, भाई आप तो कुछ काम ही नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि भाई अकॉर्डिंग टू फिजिक्स तो हमारे पास में क्या है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे उसी डायरेक्शन में क्या हो, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो हम कहते हैं कि बॉडी ने क्या किया है, वर्क डन किया। अब यहां पर बताओ मेरे को, मैंने इस बॉडी पे यहां पे फोर्स लगाया तो इस बॉडी ने कहां मूवमेंट किया, इसी डायरेक्शन में किया, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन में मूवमेंट किया। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर कोई ना कोई वर्क डन हुआ होगा।
ठीक है, यहां पर वर्क डन हुआ है मेरे पास में, तो हम यहां पे इसका यहां पर ये मैं सिर्फ आपको कोरिलेट करवाने की कोशिश कर रहा था, थोड़ा एक बार रिकैप्सुलेट करवा रहा था कि भाई वर्क डन क्या चीज होती है हमारे पास में। ठीक है, अब यहां पर आपने 20 जूल बता दिया, यानी कि इस पॉइंट की एक इफेक्टिवनेस आ गई है कि बी पॉइंट तक अगर आपको लेके आना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर आपको उस बॉडी को, उस स्प्रिंग को लेके आना है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा आपको? 20 जूल करना पड़ेगा, यानी कि 20 जूल आपको वहां पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं तीसरे पॉइंट पर लेके आता हूं मैं, लेट अस सपोज ये मेरे पास में तीसरा पॉइंट है और ये मैंने सी पॉइंट मान लिया। ठीक है, जैसे मैं यहां से इसको प्रेस करूंगा और मैं इस पॉइंट पर ले आया, तो मुझे यहां से बी ए से सी तक लाने में, मैं बोल रहा हूं ए से सी तक लाने में मुझे यहां तक करना पड़ा काम, अपनी 40 जूल एनर्जी क्या करनी पड़ गई? स्पेंड करनी पड़ गई। यानी कि आप ये कह सकते हो कि इस पॉइंट पर अगर कोई बॉडी आएगी, कौन से पॉइंट पर? सी पॉइंट पर आएगी, तो उसके पास में कितनी एनर्जी गेन हो चुकी होगी बॉडी के पास में? तो वहां पर आप कहोगे कि कितनी एनर्जी उसके पास में गेन हो गई है? 40 जूल। और बी पॉइंट पर आप लेकर आए तो वहां पर कितनी एनर्जी उसकी स्टोर हो चुकी है? 20 जूल। ठीक है, लेट अस सपोज एक पॉइंट और कंसीडर करता हूं, और मैंने ये पॉइंट डी कंसीडर कर लिया, ये मैंने डी पॉइंट कंसीडर कर लिया, और ए से मैं इस डी पॉइंट तक मैं बॉडी को लेके आ रहा हूं, तो मुझे यहां तक 60 जूल एनर्जी स्पेंड करनी पड़ रही है। 60 जूल एनर्जी मुझे यहां तक स्पेंड करनी पड़ रही है। चलिए अब देखते हैं इसके अंदर में क्या क्या हमारे पास में सिनेरियो बन सकते हैं। अब ये बताओ कि भाई ए से बी तक मुझे 20 जूल चाहिए था, अगर मैं आपसे कहूं कि बी से सी तक कितनी मुझे यूज करनी पड़ेगी भाई, तो आप क्या कहोगे कि यहां से आपको बी से सी तक 20, यहां तक आ चुके हैं आप, यहां तक पहुंचने के लिए आपको 20 जूल और एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी। मैं रेफरेंस पॉइंट अगर ए को मानता हूं तो मैं कहूंगा 40 जूल, लेकिन मैं कहूं कि बी से सी तक का मुझे चलना है, तो बताओ मुझे कितनी एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी? देन योर आंसर विल बी 20 जूल। उसी तरह से मैं यहां पर बात करूं कि सी से डी तक बताओ भी मेरे को, तो यहां पर भी आप कहोगे कि 20 जूल वहां पर क्या करनी पड़ेगी? मुझे स्पेंड करनी पड़ेगी। अब इसको मैं कैसे यहां पर स्पेंड करूं, कैसे हम इसको पोटेंशियल के साथ में जोड़ सकते हैं, किसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ में जोड़ सकते हैं? ये चीज आपने देखी भी होगी, आपने टॉय जो होते हैं वो चाबी वाले जो आते थे खिलौने, उसमें क्या करते थे, आप चाबी भरते थे और ऐसे छोड़ देते थे, और वो क्या होती, गाड़ी क्या मूव करती हुई चली जाती थी, और एक पॉइंट पर जाकर क्या हो रही थी, वो रुक जाया करती थी। तो क्या ये जो मैं यहां पर इसको प्रेस कर रहा हूं, इसके पास में वर्क डन करने की कोई कैपेबिलिटी है भाई? भाई एनर्जी मुझे कैसे पता चलेगा कि यहां पर स्टोर हो गई है? ठीक है, आप यहां पर लेके आओ और तुरंत स्प्रिंग को छोड़ दो, तो स्प्रिंग क्या होगी? बिल्कुल वहीं की वहीं चली जाएगी। या फिर आप यहां पर कोई भी एक बॉडी रख लो, कोई भी ऑब्जेक्ट रख लो, और ये सीधी स्प्रिंग जाकर उसके ऊपर में टकराएगी। तो आपको पता चलेगा कि भाई आपने जो वर्क डन किया है, आपने अपनी जो एनर्जी दी है, आपने बॉडी को मूव करवाने के लिए जो एनर्जी दी है, मैं इस पॉइंट को बार बार यूज कर रहा हूं कि किसी बॉडी को मूव करवाने के लिए आपने जो एनर्जी दी है वो कहीं ना कहीं क्या हो चुकी है? स्टोर हो चुकी है। और वो कहां पर स्टोर हुई है? इस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के अंदर में। क्यों एनर्जी के अंदर में क्यों बोला भाई? पोटेंशियल का मतलब है कि किसी पॉइंट पर रुकी हुई है, उसकी शेप के अंदर में, उसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर में, उसके साइज के अंदर में अगर बॉडी की एनर्जी स्टोर हो जाती है, तो हम बोलते हैं क्या, बॉडी के पास में किस तरह की एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। कौन कौन से टाइप मैंने बताए? या तो उसके शेप में हो, या फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन में, या फिर उसके साइज के अंदर में, या फिर हम ये कह सकते हैं साइज की जगह पे आप यूज कर सकते हैं पोजीशन के अंदर में। पोजीशन जैसे जो हमारे डैम्स होते हैं उनके अंदर में पानी को कहीं पर हम स्टोर कर देते हैं, तो वहां पर जो उसके अंदर में एनर्जी आ जाती है वो बेसिकली उसके पोजीशन के अंदर में आती है। जैसे मैंने शुरू में भी आपका एग्जांपल दिया था कि पानी जो है ऊपर से नीचे गिर रहा है, क्यों गिर रहा है भाई? क्योंकि उसकी हाइट जो ग्राउंड से है एक पर्टिकुलर पोजीशन पर है, वो ज़्यादा है, और वहाँ से जब पानी का फ्लो बनेगा तो ज़्यादा बनेगा एज कम्पेयर टू अगर आप उसको ग्राउंड लेवल पर रख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसके पास में इफेक्टिवनेस ज़्यादा है, ज़्यादा कैपेबिलिटी है काम करने की, इसलिए पानी जो होता है वो नीचे की साइड पर आना शुरू हो जाता है। आप स्प्रिंग के अंदर में क्या करोगे? जैसे स्प्रिंग को दबाते दबाते इस पॉइंट पर ले आए, तो इसके पास में एनर्जी है, जो आपने वर्क डन किया है वो एनर्जी किस में हो गई है? उसकी शेप के अंदर में क्या हो गई है? चेंज हो चुकी है, वहां पर वो स्टोर हो चुकी है, या फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर में क्या हो चुकी है? स्टोर हो चुकी है। तो उसके पास में कैपेबिलिटी है कि वो क्या कर सकता है? काम कर सकता है। चलिए अब इसको मैं जोड़ने की कोशिश करता हूं आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ में। ठीक है, तो यहां पर आप बेसिकली क्या कह सकते हैं कि भाई अगर किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को मुझे बी पॉइंट पर लेके आना है, तो यहां पर इसकी इफेक्टिवनेस कितनी है? इस पॉइंट के 20 जूल, यानी कि यहां पर जब कोई चार्ज आएगा, जो बॉडी यहां पर आएगी तो उसके पास में एनर्जी आ जाएगी 20 जूल। जब कोई बॉडी सी पॉइंट पर आएगी तो उसके पास में एनर्जी आ जाएगी
40 जूल। और जब कोई बॉडी हमारे पास में डी पॉइंट पर आ जाएगी तो हम कहेंगे बॉडी ने कितना एनर्जी गेन कर लिया है, 60 जूल एनर्जी गेन कर लिया। यानी इन पॉइंट्स के इफेक्टिवनेस के बारे में यहां पर इसने बहुत अच्छे से बता दिया। चलिए अब मैं बात करता हूं अपने इलेक्ट्रिक फील्ड पर आता हूं, इसको कोरिलेट करने की कोशिश करता हूं। मान लो ये मेरे पास में एक चार्ज रखा हुआ है, ये मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज होता है इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन्फिनिटी तक होगा, ऐसे जा रहा होगा। लेट अस सपोज मैंने ये एक फील्ड यहां पर कंसीडर कर लिया, एक लाइन इसकी मैंने यहां कंसीडर कर लिया। हर डायरेक्शन में इसकी क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही होंगी, और किस तरह से होंगे, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। जब हम इस पॉइंट को कंसीडर करें तो ये जो पॉजिटिव चार्ज था और यहां पर मैं कोई भी एक नेगेटिव चार्ज या फिर टेस्ट चार्ज मान लेता हूं। टेस्ट चार्ज का जस्ट लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि टेस्ट चार्ज वो चार्जेस होते हैं जो कि वैल्यू में बहुत कम होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 5 कूलम चार्ज को मुझे अज्यूम करना है या फिर 5 माइक्रो कूलम चार्ज को मैं अज्यूम करूं, तो आपका आंसर क्या था कि 5 माइक्रो कूलम चार्ज को आप कंसीडर करो, क्योंकि ये बहुत स्मॉल चार्ज होता है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, इफेक्ट नहीं करेगा। अगर मान लो इसकी 10 लाइनें निकल रही हैं, इसकी 2 आ रही हैं, तो ये क्या करेगा, इसको अगर बड़ा चार्ज आप ले लोगे तो 2 लाइनें क्या कर देंगी, उसकी इफेक्टिवनेस को कम कर देंगी, 8 बना देंगे। लेकिन हमें कितनी चाहिए, हमें तो पूरी 10 मेजर करनी है भाई इसकी, क्योंकि ये बताया कि ये चार्ज अपनी इफेक्टिवनेस 10 यूनिट रखता है, लेकिन ये इसका क्या कर देगा, डिफर कर देगा। तो हमें कोशिश करनी होती है कि जब भी हम टेस्ट चार्ज को यूज करें, जिससे हम चीजें मेजर करना चाहते हैं उसको हम छोटे से छोटा ले, तो हम कहेंगे कि हमारे पास में टेस्ट चार्ज है, ठीक है। चलिए अब इसके साथ में मैं कोरिलेट करवाने की कोशिश करता हूं। मैंने इस बॉडी को, ये मेरे पास में ऑब्जेक्ट थी, इसको मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करता हूं। इस पॉइंट को मैंने क्या किया, इससे रब किया और इस बॉडी को मैंने क्या कर दिया, इस पॉइंट पर रख दिया। और यहां पर मैं इस बॉडी को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का है ऐसे, मैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इसको इधर मूव करवाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। यहां से मैंने लिया और इसको मैं फोर्स लगाता हुआ, उसी तरह से जैसे यहां पर स्प्रिंग पे लगाई थी, मैं फोर्स लगाता 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 और इस पॉइंट पर ले आया, ठीक है। जैसे मैं इस पॉइंट पर लेके आया, यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट लेट अस सपोज ये मेरे पास में बी पॉइंट है, तो यहां पर अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो मुझे कितना खर्च करना पड़ेगा, 20, ठीक है। और यहां से मैं इसको लेके आऊं कौन से पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, तो मुझे क्या खर्च करना पड़ेगा, अगेन 40, मैं भी इसकी यूनिट नहीं लिख रहा हूं क्या। और यहां से मैं डी पॉइंट पर लेके आऊं तो मुझे कितना खर्च करना पड़ेगा, 60। तो अगर आपसे यह कह दिया जाए कि भाई एक चार्ज है, उसको आप बी पॉइंट पर यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में लेके जाना चाह रहे हो, किसी बाहर से, बाहर के एरिया से या इन्फिनिटी से, तो आपको कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, तो यहां पर आंसर आएगा 20 जूल। और यहां से सी पॉइंट पर लेके जाने तो कितना, आंसर इज 40 जूल। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके जाने हो तो आपका आंसर आएगा 40 जूल। ये तो आपकी एनर्जी के बारे में हो गया। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि इस बी पॉइंट की इफेक्टिवनेस क्या है, इस बी पॉइंट की इफेक्टिवनेस क्या है, तो यहां पर आपको ये बताएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहां से हम क्या डेफिनेशन निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होता है उसको हम V से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। पोटेंशियल जो होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि कितना हम वर्क कर रहे हैं, कितना हम वर्क डन कर रहे हैं, और नीचे हमारे पास में क्या आएगा, चार्ज आएगा, ठीक है। यानी कि किसी भी पॉइंट के पोटेंशियल को आप कैसे डिफाइन करते हो, यानी कि उस पॉइंट की इफेक्टिवनेस को कैसे डिफाइन करते हो, कि मुझे कितना काम करना पड़ा, कितना वर्क डन करना पड़ा उस पर्टिकुलर चार्ज को ले जाने के लिए। तो यहां पर आपकी यूनिट आएगी, अगर मैं पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करूं तो पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट करेंगे आगे से, ठीक है। वर्क डन को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, और चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्या, Q से, ठीक है। तो ये मेरे पास में इसका फॉर्मूला आ जाता है पोटेंशियल का। तो ये पोटेंशियल बेसिकली बता क्या रहा है, यहां पर हमें ये बता रहा है कि एक कूलम चार्ज को यानी कि 1 यूनिट चार्ज को मूव करवाने के लिए आपको कितना जूल एनर्जी खर्च करना पड़ रहा है। फिर से सुनो, यहां पर मैं इस चार्ज की बात करूं और यहां पर वर्क डन की बात करूं, तो ये कह रहा है इसके डिनोमिनेटर में है, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज आ रहा है। तो आपको 1 यूनिट चार्ज को ले जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वही हमारे पास में क्या है, पोटेंशियल। तो अब यहां से मेरे को बताओ भाई, और इसकी जब हम बात करेंगे तो जो ऐसा यूनिट होती है, इसकी जो ऐसा यूनिट होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वोल्ट से,
V से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल में, ठीक है। पूरा इसका यूनिट है वोल्ट, और जब हम रिप्रेजेंटेशन पर आते हैं तो इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ना बैटरीज के जो पीछे लगा होता है 1.5, 2.5, 3.5, 12 वोल्ट, ये सारी इन सब 9 वोल्ट, 6 वोल्ट, ये सारी क्या होती हैं, यहीं से निकल के आती है। उसका मतलब क्या होता है, उन चीज़ों पर मैं अभी आऊँगा कि 6 वोल्ट का क्या मतलब है, 12 वोल्ट का मतलब क्या है। घर के अंदर में आपने देखा होगा जितने भी अप्लायंसेज होती हैं उन पे लिखा होता है 220 वोल्ट। तो क्या मतलब है इन सब चीज़ों का, चलिए आते हैं इसके ऊपर में। अब यहाँ से बताओ कि ये तो भाई मैंने एनर्जी खर्च करनी पड़ी, 20 जूल इस पॉइंट तक लेके आ रहा हूँ मैं, यानी कि मैं फोर्स लगाता हुआ तो लेके आऊँगा। जैसे मैंने स्प्रिंग के साथ में आपके साथ में एग्जाम्पल दिया था कि मैं इस बॉडी को मूव करवाना हो तो कुछ ना कुछ मुझे ताकत लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये जो स्प्रिंग है ये भी क्या कर रही है, मेरे फोर्स को अपोज करने की कोशिश कर रही है। उसी तरह से ये जो चार्ज है यहाँ पर जो रखा हुआ है, ये भी भाई जब मैं इसको इसके फील्ड के अंदर में लेके आऊंगा तो ये भी इसका क्या करना चाहेगा, अपोज करना चाहेगा, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट पर लेके आ रहा हूं बी पॉइंट पर, यानी कि अगर मैं इसको यूनिट चार्ज मान लो, यूनिट चार्ज मान लो, यूनिट का मतलब कुछ भी हो सकता है, ये 1 माइक्रो कूलाम भी हो सकता है, 1 कूलाम भी हो सकता है, 1 नैनो कूलाम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट से और बी पॉइंट तक इस चार्ज को मूव करवाना चाह रहा हूं, तो मुझे उस चार्ज पर कितना वर्क डन करना पड़ रहा है भाई। तो आपका आंसर क्या है कि 20 जूल आपको काम करना पड़ रहा है, 20 जूल वहां पर काम करना पड़ रहा है। तो उस पॉइंट की इफेक्टिवनेस मेरे को बताओ। तो आपने कहा जी इसका आप सीधा लिख सकते हो 20 वोल्ट, यानी कि मैंने 20 वोल्ट यहां पर आपके सामने लिख दिया। तो इस 20 वोल्ट का सीधा सीधा मतलब है कि मुझे 20 जूल एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है। अगर मैं यूनिट चार्ज की बात करूं, लेट अस सपोज हम कूलाम की बात कर लेते हैं, कूलाम बहुत बड़ा चार्ज होता है, लेकिन मैं आपको कैलकुलेशंस के लिए 1 कूलाम से ही लेकर चलूंगा। आप इसको 1 माइक्रो कूलाम भी मान सकते हैं, 1 नैनो कूलाम भी मान के चल सकते हैं। यूनिट कूलाम, यूनिट चार्ज होना चाहिए हमारे पास में, ठीक है। ठीक है, यहां पर आपने कहा कि 20 वोल्ट है, इसका मतलब है कि अगर आपको इस पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंचना है तो इस पॉइंट की जो इफेक्टिवनेस होगी वो 20 वोल्ट होगी, इस पॉइंट का इफेक्ट होगा 20 वोल्ट के बराबर। अब जैसे हम आगे बढ़े कि मुझे भाई इस पॉइंट से सी पॉइंट पर चलना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके चलना है, 40 जूल मुझे यूज करना है। तो बताओ कितने होगी इस पॉइंट की इफेक्टिवनेस। तो आपका आंसर आएगा 40 वोल्ट होगा, यही होगा ना भाई। क्यों? क्योंकि मुझे इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए 40 जूल एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है एक कूलाम चार्ज को ले जाने के लिए, यानी कि यूनिट चार्ज को आपको ले जाने के लिए 40 जूल एनर्जी को खर्च करना पड़ रहा है। ठीक उसी तरह से अगर मैं इस पॉइंट से 60 वाले पॉइंट पर लेके आऊं तो मेरे को बताओ कि भाई इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्टिवनेस कितनी होगी। तो आंसर विल बी 60 वोल्ट, यही आपके आंसर रहे होंगे। तो ये बेसिकली अब मैं आपको अगर सीधा एक लाइन के ऊपर मैं ऐसे दे दूं कि भाई मैं किसी पॉइंट का, मैंने कहा कि भाई ये एक पॉइंट है, ये 60 वोल्ट है, या फिर मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास में कितना है 100 वोल्ट है, तो इन दोनों का मतलब बताओ। तो इनका सीधा सीधा मतलब ये है कि भाई आपके पास में कोई, ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, कोई ऑब्जेक्ट कहीं से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, ये हमने इन्फिनिटी मान रखा है। इन्फिनिटी क्या होता है? पहली चीज, इन्फिनिटी हम किसको कंसिडर करते हैं जब हम इलेक्ट्रिक भाषा में बात करते हैं। तो इन्फिनिटी का मतलब होता है कि जिस भी चार्ज को आप कंसिडर कर रहे हो, जो भी बॉडी आपने ली है चार्जिंग के लिए, उसके साइज के कंपैरिजन में जो डिस्टेंस आप लेके जा रहे हो उस ऑब्जेक्ट का, मान लो कि ये मेरे पास में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये मेरे जो मार्कर का टिप है ये मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट माना हुआ है, ठीक है। ये मेरे पास में चार्ज है, इतनी छोटी सी बॉडी मैंने चार्ज करके वहां पर रख रखी है। तो इसके साइज का कंपैरिजन में इतनी डिस्टेंस क्या है, मेरे लिए इन्फिनिटी का काम करेगी। बड़ा साइज कर दूंगा, थोड़ी और दूर चला जाऊंगा, तो मेरे लिए इन्फिनिटी का काम करेगी। यानी कि उसके साइज के कंपैरिजन में जो डिस्टेंस होगी उनके बीच की, दूसरे जो टेस्ट चार्ज और उस चार्ज के बीच में, वो इतनी हो कि इसके साइज के कंपेरेबल ना हो, 1000 टाइम्स ज्यादा बड़ी हो। तो आप कहोगे कि वो बॉडी कहां पर है, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे, ठीक है। तो यहां पे मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो चार्ज है, ये इसके कंपैरिजन में जो साइज है उसके कंपैरिजन में इसकी जो डिस्टेंस है, यानी कि ये जो टेस्ट चार्ज आप लेके चल रहे हो ये बहुत दूर है, 1000 टाइम्स ज्यादा दूर है। तो आप कह सकते हैं कि ये मेरे पास में क्या है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो अब मेरे को बताओ कि भाई आप जब एक ऑब्जेक्ट को, एक चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लेके आ रहे हो, मान लो 20 बी पॉइंट पर लेके आ रहे हो, तो आपको कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ी। यूनिट चार्ज की बात कर रहा हूं, कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ी। आपका आंसर था 20 जूल। तो यहां पर हम कहेंगे कि भाई जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में किसी चार्ज को इन्फिनिटी से
किसी पॉइंट के अंदर में लेके आते हो, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है, क्योंकि अभी हमने बताया था कि जो पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है किसी पोजीशन के ऊपर में, किसी पॉइंट की, वो करैक्टरिस्टिक होती है किसी भी एक पॉइंट के बारे में। तो यहां पर जो करैक्टरिस्टिक है 20 वोल्ट है, वो इस बी पॉइंट की करैक्टरिस्टिक है कि यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो उसको लाने के लिए मुझे कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, 20 जूल 1 कूलम चार्ज लाने के लिए। यहां पर 40 जूल मुझे खर्च करनी पड़ेगी 1 कूलम चार्ज लाने के लिए, उसी तरह से 60 जूल एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी मुझे 1 कूलम के ऊपर में इस पॉइंट पर लाने के लिए। ठीक है, तो यहां पर आप सीधा सीधा ये समझ सकते हैं कि स्प्रिंग वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो सिर्फ ये समझाने के लिए था आपको कि जब भी आप एक बॉडी को मूव करवाना चाहते हैं अगेंस्ट द फोर्स जो स्प्रिंग लगा रही है, तो वहां पर कुछ ना कुछ मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। उसी तरह से जब चार्ज को मैं मूव करवाने की कोशिश कर रहा हूं तो यहां पर भी मुझे कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है। अब देखो, यहां से मैं सीधा इस सी पॉइंट पर लाना चाह रहा हूं, सीधा सी पॉइंट पर लाना चाह रहा हूं, तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा भाई, 40 जूल। किस पर, 1 कूलम चार्ज पर या 1 यूनिट चार्ज पर। तो मैं कहूंगा कि इस पॉइंट की इफेक्टिवनेस कितनी है, 40 वोल्ट है। अगर 40 वोल्ट इस चार्ज को यहां पर लेके आओगे, ये तो इसकी इफेक्टिवनेस होगी, ये सीधा सीधा बताएगा। अगर लाओगे इस पॉइंट पर लाओगे तो पाओगे, क्या पाओगे भाई, 40 जूल एनर्जी पालोगे। उसी तरह से अगर आप इसको यहां लाओगे, कौन से पॉइंट पर, ध्यान से सुनना, ये दो चीज बोल रहा हूं, अगर लाओगे तो पाओगे। अगर इस चार्ज को आप यहां पर लेके आओगे, आपको यह पता है कि इस पॉइंट की इफेक्टिवनेस 60 वोल्ट है, तो यहां सीधा सीधा यह मतलब है कि अगर आप इस पॉइंट पर किसी चार्ज को लेकर आओगे या लाओगे तो पाओगे, क्या पाओगे, 60 जूल एनर्जी। यानी उसके पास में इतनी इफेक्टिवनेस आ जाएगी कि वो क्या कर लेगा, अपने पास में इतनी एनर्जी गेन कर लेगा। अब वो एनर्जी जाएगी कहां भाई, आपने क्या किया, इस चार्ज को पकड़ के यहां रखा हुआ है, आपने कहा अब क्या करूं मैं इसके साथ में, क्या एनर्जी होगी है, बिल्कुल। आप क्या करो, आगे बेल रख लो या कोई भी हमारे पास में अप्लायंसेस रख लो और यहां पर छोड़ दो, सीधा जाके उसको हिट करेगा। कितनी एनर्जी से करेगा हिट, 60 जूल एनर्जी से करेगा, क्योंकि भाई यहां पर उसने लेके आए तो पा ली है, कितनी, 60 जूल एनर्जी। उसी तरह से अगर किसी बॉडी को आप उठा के इस पोजीशन पर रख दिया तो यहां पर क्या होगा, 20 जूल उसने क्या कर लिया है, गेन कर लिया अपने पास में। कहां से किया, आपने जो वर्क डन उसके ऊपर में करवाया था। पकड़ के रखे हुए हो, होल्ड करके रखनी है, अगर नहीं करोगे तो होल्ड वापसी उसी पोजीशन पर चली जाएगी। जैसे आपके साथ में स्प्रिंग के साथ में नहीं था कि आप इसको यहां पर लेके आए, या तो आपको लॉक करना पड़ेगा, आगे बोल्ट करना पड़ेगा, जब ये रुकी रहेगी। अगर आप छोड़ दोगे तो क्या करेगा, वापसी अपने ए पोजीशन पर चली जाएगी। तो ठीक उस चार्ज के साथ में भी तो है भाई, अगर आपने यहां पर नहीं पकड़ा तो उसके पास में तो एनर्जी है, काम करने के लिए ताकत है, वो क्या करेगा, उसको धकेल देगा, वापसी बाहर चली जाएगी। आखिर में वो ताकत है किसके पास में, वो ताकत है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पास में। तो मैंने शुरू में भी बताया था कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इफेक्टिवनेस के बारे में बात करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, और जब एनर्जी की बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में किसी चार्ज बॉडी को लेके आओगे तो क्या होगा, पाएगा। वो क्या पाएगा भाई, अगर मैं 40 वोल्ट बोल रहा हूं तो मतलब सीधा सीधा है कि 40 जूल एनर्जी ले लेगा। ठीक है, मैं 60 जूल बोल रहा हूं, 60 वोल्ट बोल रहा हूं, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप ऑब्जेक्ट को लेके आओगे, किसी चार्ज बॉडी को लेके आओगे तो 60 जूल एनर्जी गेन कर लेगा और वो हमारे पास में इफेक्टिवनेस होगी। अगर हम उसको छोड़ देंगे तो उसके पास में कैपेबिलिटी होगी किसी बॉडी को हिट करने की, कोई काम करने की। ठीक है, चलिए अब इसको मैं रब करता हूं और आगे हम इसके साथ में डिस्कशन करने की शुरुआत करते हैं, क्या क्या और चीजें यहां से निकल के आ सकती हैं। ठीक है, इसको मैं यहां से रब कर रहा हूं जो मेरे पास। अब यहां पर मैं इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं कि जैसे हमने अभी जस्ट बनाया था, ये मेरे पास में एक पॉजिटिव चार्ज है और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बनाया, हर डायरेक्शन में होगा लेकिन मैं इसका एक लाइन यहां पर कंसिडर कर रहा हूं। और यहां इसके लिए ये डिस्टेंस जो थी वो इन्फिनिटी मैंने मान ली है, इन्फिनिटी पे मैंने रखा है पॉजिटिव चार्ज। भाई टेस्ट चार्ज है मेरे पास, इन्फिनिटी क्यों कहा भाई, आई होप आपको समझ में आई होगी इन्फिनिटी क्यों कहा है। इन्फिनिटी कहने का मतलब ये है कि भाई जो चार्ज मैंने यहां रखा था, ये प्लस जो मैं यहां बना रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि भाई कुछ उठा के मैंने पत्थर रखा या कुछ और रखा, नहीं। यहां पर सीधा सीधा मतलब है कि आपने किसी बॉडी को चार्ज किया होगा बाय इंडक्शन, बाय फ्रिक्शन या फिर बाय कौन सा, कंडक्शन। तो ये हमारे पास में 3 मेथड होते हैं, उन 3 मेथड से आपने चार्ज किया और इस बॉडी के ऊपर में चार्ज आ गया।
ठीक है। तो यहां से इसके साइज के कंपैरिजन, ये मार्कर की टिप मैंने यहां रख दी मान लो, और उसके कंपैरिजन में ये डिस्टेंस बहुत दूरी पे है। तो जब आप इस पोजीशन को इस पॉइंट से जो इन्फिनिटी पे रखी हुई है और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर इसके बाद में क्या हो गया, एक लिमिट आ गई है कि भाई इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बाहर नहीं है। पहली चीज तो आपको कंसिडर करनी है कि इन्फिनिटी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसका जीरो है, नेग्लिजिबल है, कोई भी इसके ऊपर में इफेक्ट नहीं हो रहा है। जैसे मकड़ी का जो जाल बना हुआ है ना, वेब बना हुआ है, जहां तक जाल है उसका इफेक्टिवनेस है, उसके बाहर चाहे कोई घूम रहा हो उसको मतलब नहीं है। तो उसी तरह से जो हमारे पास में चार्ज है, चार्ज के भी चारों तरफ में क्या है, कुछ इफेक्टिवनेस है, कुछ उसके पास में फील्ड बना हुआ है, उसका एक दायरा है। उसके बाहर क्या हो रहा है, कुछ भी हो रहा हो, हमें उससे मतलब नहीं है, उस चार्ज को उससे मतलब नहीं है। अब क्या करते हैं, इस चार्ज को, ये तो अगर ये इससे बाहर है तो ये इसके लिए पोजीशन क्या हो गई है, इन्फिनिटी हो गई है। तो आप जब इस इन्फिनिटी पोजीशन से, अभी थोड़ी देर पहले जो डिस्कशन कर रहे थे कि आप इस इन्फिनिटी पोजीशन से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, ध्यान से सुनना, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लेके आते हो, इन्फिनिटी पोजीशन से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लेके आते हो, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वहां पर जो बॉडी गेन करेगी, जो एनर्जी उसके पास में आएगी, जो इफेक्टिवनेस आएगी उस पॉइंट पर, जो वर्क डन आपको करना पड़ेगा, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें सारी समझ आ चुकी होंगी अभी तक। तो मैं इस पॉइंट का बोलता हूं कि ये इफेक्टिवनेस है इसकी 20 वोल्ट। 20 वोल्ट लिखने का मतलब क्या है भाई, कि यहां तक आप इन्फिनिटी से, ध्यान से सुनना, इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लेके आए हो तो आपको 20 जूल एनर्जी खर्च करनी पड़ी है उस यूनिट चार्ज पर। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये पॉइंट मैं कंसीडर कर रहा हूं बी पॉइंट, और मैंने ये बोल दिया ये मेरे पास में 60 वोल्ट की इफेक्टिवनेस रखता है, 60 वोल्ट का पोटेंशियल रखता है। ठीक है ना, 60 वोल्ट का पोटेंशियल रखते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई यहां तक अगर इन्फिनिटी से आप बी पॉइंट पर लेके आ रहे हो बॉडी को, तो वहां पर आपको 60 जूल एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। कहां से खर्च करोगे भाई, अपनी पॉकेट से? जी नहीं, हमें पता है फिजिक्स के डेफिनेशन वर्क किसके लिए बोलते हैं, कि आप फोर्स लगाओ और बॉडी क्या करती चली जाए, डिस्प्लेस करती चली जाए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो हम कहेंगे कि बॉडी ने क्या किया है, वर्क किया। तो वो यहां पर मैं बता रहा हूं कि मैं यहां पर अपनी जेब से उठा के नहीं रख दिया, वर्क कर लिया इसने, नहीं, मैं इन्फिनिटी पोजीशन से इसको लेके आ रहा हूं। तो मैं अपनी जो एनर्जी थी, अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, वी आर डूइंग सम वर्क, बिकॉज वर्क डन इज डिफाइंड एज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो भाई फोर्स भी लग रहा है और बॉडी डिस्प्लेस भी कर गई है, तो कंफर्म है इसके पास में एनर्जी आ चुकी है। चलिए, तो यहां पर आपने कहा कि भाई ए पॉइंट की इफेक्टिवनेस 20 वोल्ट है, यानी कि इसका पोटेंशियल, मैं बार बार पोटेंशियल नहीं यूज करता, मैं इफेक्टिवनेस ही बात यूज करता हूं, क्योंकि पोटेंशियल का लोगों के, बच्चों के दिमाग में ना ऐसा खौफ बैठा रखा है कि पता नहीं पोटेंशियल होता क्या है। भाई सीधा आप आगे से याद रखना कि पोटेंशियल का मतलब इफेक्टिवनेस होता है। ठीक है, तो यहां पर इफेक्टिवनेस है कि 20 जूल काम मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्फिनिटी से ए पॉइंट पर लेके आए 20, किसी इन्फिनिटी से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पर लेके आए बी, तो वहां पर आपने कहा कि इसका पोटेंशियल 60 वोल्ट है। अब मैं यहां पर आपसे बात करूं कि भाई मैं ए पॉइंट से, यानी कि कोई फाइनाइट पॉइंट है, एक फाइनाइट पॉइंट से दूसरे फाइनाइट पॉइंट पर जाना चाह रहा हूं मैं। ठीक है ना, एक फाइनाइट पॉइंट से दूसरे फाइनाइट पॉइंट पर मैं जाना चाह रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहां से मुझे यहां तक जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा भाई, तो आपको पता है कि भाई 20 जूल आप यहां पे कर चुके हैं। यहां की इफेक्टिवनेस होगी कितनी, ये 60 जूल एनर्जी रखता है, यहां तक जाने के लिए 20 जूल एनर्जी मुझे खर्च करनी पड़ेगी। तो ए से बी तक बताओ भाई, तो सीधा सा है कि भाई 20 हम खर्च कर चुके हैं, मेरे पास में 100 रुपए थे, 100 में से मैं 20 रुपए यहां खर्च कर चुका हूं, 60 मुझे यहां तक पहुंचना है, तो मुझे और कितने खर्च करने पड़ेंगे, तो यहां पर मुझे 40 रुपए, यानी कि 40 जूल एनर्जी और खर्च करनी पड़ेगी। किसको ले जाने के लिए भाई, वही हमारे पास में यूनिट चार्ज है, यानी कि उस 40 जूल एनर्जी को खर्च कर रहे हो किस पे, उस यूनिट चार्ज को ले जाने के लिए। तो आप कहोगे कि भाई ए पॉइंट से और बी पॉइंट तक जाने के लिए मुझे जो एनर्जी खर्च करनी पड़ी, मुझे जो इफेक्टिवनेस अपनी इंक्रीज करनी पड़ी, तो उसको हम बोलते हैं किससे, पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हैं, यानी कि उसके इफेक्टिवनेस का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल जो होता है वो होता है कि आप जब इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लेके आ रहे हैं, दिस इज 20 वोल्ट, दैट इज नोन एज पोटेंशियल। लेकिन आप किसी, ये इन्फिनिटी से पर्टिकुलर पॉइंट पे था,
किसी फाइनाइट पॉइंट से दूसरे फाइनाइट पॉइंट पर जा रहे हैं, किसी फाइनाइट पॉइंट से दूसरे फाइनाइट पॉइंट पे जा रहे हैं इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां पर जो टर्म हम यूज करते हैं उसको हम जानते हैं किस नाम से, पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से। ठीक है, तो यहां पर मेरे को ये बताओ कि भाई पोटेंशियल बी पॉइंट पर ज्यादा होगा या फिर ए पॉइंट पर ज्यादा होगा। आंसर ये होगा ना आपका कि भाई बी पॉइंट पर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहां तक आपको ज्यादा एनर्जी अपनी क्या करनी पड़ रही है, खर्च करनी पड़ रही है, फोर्स लगा रहे हो, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करना पड़ रहा है, तो वर्क डन उतना ही ज्यादा हो जाएगा वहां पर। तो यहां से मैं बोल दूं कि भाई इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट पे जो इफेक्टिवनेस होगी, उसको मैं वी बी के नाम से बोल दूं, वी बी पोटेंशियल या फिर इफेक्टिवनेस एट पॉइंट बी, और इस पॉइंट को मैं क्या बोल दूं, वी ए बोल दूं, वी ए यानी कि इफेक्टिवनेस एट पॉइंट ए। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास में आप थोड़ी देर पहले अभी पढ़ के आए थे कि वर्क डन, जो हमारे पास में वोल्टेज होता है, जो पोटेंशियल होता है, उसका फॉर्मूला आपने दिया था वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो यहां पर मेरे को ये तो आपका क्या था, जब इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लेके आ रहे थे, अब फाइनाइट टू फाइनाइट जाना है मुझे, तो ये बताओ कि जब भी आप इस तरह की कोई कैलकुलेशन करते हैं, जब भी आपको कोई चेंज निकालना होता है, तो सीधा इसका रास्ता होता है कि फाइनल जो क्वांटिटी होती है, फाइनल जो भी क्वांटिटी होती है, उसमें से आप माइनस कर दो क्या, इनिशियल क्वांटिटी, जो भी आपके पास में इनिशियल क्वांटिटी है। तो यहां अगर मैं V निकालना चाहता हूं कि भाई पोटेंशियल का कितना डिफरेंस आ गया, कितना चेंज आ गया उसके अंदर में, तो आप यही तो कहोगे कि फाइनली बॉडी B पॉइंट पे है और इनिशियली पॉइंट A था हमारा। बहुत सी बुक में उल्टा भी दे रखा होगा, A यहां पर लिख रखा होगा और B यहां पर लिख रखा होगा, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो आप यहां कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, यानी कि उनकी इफेक्टिवनेस का जो डिफरेंस होगा A पॉइंट से B पॉइंट का, कितनी जूल एनर्जी मुझे और खर्च करनी पड़ेगी, तो आप यहां बोलोगे फाइनल पॉइंट दैट इज VB आ गया माइनस VA। ठीक है, और यहां तक जब आपको वर्क डन करना पड़ा, तो आपको यहां से यहां तक इन्फिनिटी से ही तो हम सारा रेफरेंस लेके चलेंगे, इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर आए तो आपको 20 जूल एनर्जी खर्च करनी पड़ी, और यहां तक लाने के लिए आपको 60 जूल एनर्जी खर्च करनी पड़ी। तो आप कह सकते हैं कि वर्क डन कहां पर, फाइनल पोजीशन क्या है भाई आपकी, यही तो है, यानी कि इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक आप लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा, WB, यानी कितना वर्क डन आपको करना पड़ा, माइनस कौन सा लिखूं मैं, ये वाला लिखूंगा कि भाई चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लाने का क्या, क्योंकि हम रेफरेंस पॉइंट हमेशा इन्फिनिटी को मान के चलते हैं। इन्फिनिटी का मतलब होता है जहां पर उसका चार्ज नहीं हो, जहां पर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो। ठीक है, तो यहां से आप लेके आओगे WA आ गया, यानी कि वर्क डन अप टू पॉइंट A। और किस चार्ज को मूव कर रहे हो आप, जो आपके पास में टेस्ट चार्ज था या फिर यूनिट चार्ज था, उसी को हम यहां पर कंसीडर करके चल रहे हैं। तो मेरे पास में जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला निकल के आता है, वो यहां पर निकल के आएगा आपके पास में WB माइनस WA, सॉरी VB माइनस VA, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट B माइनस पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट A। और ये होगा कि आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा। तो यहां पर कितना वर्क डन आपको करना पड़ रहा है भाई, तो ये बताओ, ये मेरे पास में WB माइनस WA कितना है, 40 जूल आ रहा था यहां पर, यानी कि आपको 40 जूल काम करना पड़ रहा है कितने चार्ज पे, 1 कूलम चार्ज के ऊपर, यानी कि यूनिट चार्ज के ऊपर में आपको इतना जूल काम करना पड़ रहा है। तो आप कहोगे कि ये हमारे पास में क्या है, A पॉइंट से B पॉइंट तक जाने की इफेक्टिवनेस है, और जितनी एनर्जी हमें खर्च करनी पड़ेगी, हम बोलेंगे इतनी वो क्या रखता है, पोटेंशियल डिफरेंस रखता है, पोटेंशियल एनर्जी रखता है, या फिर हमें इतनी एनर्जी अपनी क्या करनी पड़ेगी, खर्च करनी पड़ेगी। क्योंकि हमारे पास में एनर्जी स्टोर है, हम उसको खर्च करना चाहते हैं, तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को दूसरी बॉडी के पोटेंशियल एनर्जी में क्या करना चाहेंगे, स्टोर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो वर्क डन होता है, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इन चीज़ों को यहाँ पर हमने समझने की कोशिश की है। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर में। ठीक है, कि क्वेश्चन हमारा जो ये था कि आपने पोटेंशियल के बारे में बता दिया जी, कि पोटेंशियल है कि भाई वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, यानी कि किसी बॉडी पे कितना वर्क डन करना पड़ रहा है उस बॉडी को मूव करवाने के लिए, उस चार्ज को मूव करवाने के लिए, तो वहां पर हमारे पास में पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। ठीक है, चलो इसको मैं अब रियल लाइफ से जोड़ने की कोशिश करता हूं आपके साथ में। होप सो ये आपने चीजें नोट कर ली होंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इन्फिनिटी का आपको कंसेप्ट यहां से समझ आया होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा कि आप फाइनाइट पॉइंट टू दूसरे फाइनाइट पॉइंट मूव कर रहे हैं, तो आपको डिफरेंस लेके चलना है। जब आप इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं तो किसी पॉइंट का इफेक्टिवनेस होता है, और उसको कैसे कंसीडर करते हैं कि इन्फिनिटी से आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर बॉडी को लेके आ रहे हैं तो आपको कितनी एनर्जी उस पर लगानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए यहां पर मैं यहां जो बता रहा था आपको कि 6 वोल्ट की बैटरी है, मेरे पास में एक 6 वोल्ट की बैटरी है। इसका मतलब क्या होता है, ये मेरे पास में एक 6 वोल्ट की बैटरी मैंने बना ली है, ये भाई ये मेरे पास में एक इलेक्ट्रोड है और ये दूसरी इलेक्ट्रोड है। आपने पढ़ा होगा सेल के बारे में, ठीक है। तो सेल बेसिकली होता क्या है, उसके अंदर में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनसे हमें क्या मिलती है, उसके अंदर हमें एनर्जी मिलती है। आप 8th क्लास में इसके बारे में पढ़ चुके होंगे, टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में पढ़े होते हैं कि जो हमारे पास में एक्टिव बॉडीज होती हैं, एक्टिव जो अप्लायंसेज होते हैं, यानी कि लाइक सेल हो गया, बैटरी हो गया, ये हमें एनर्जी देने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, कौन से होते हैं इसके अंदर में, H2SO4 होता है, वो हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर में, जो कि एनर्जी देता है। ठीक है, तो जो 6 वोल्ट का मतलब यहां पर मैं बता रहा हूं आपको, 6 वोल्ट का मतलब ये होगा कि 6 वोल्ट आप लिख लो भाई। तो आपने अभी पढ़ा था वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, तो इस 6 वोल्ट का मतलब ये है कि अगर आप बॉडी को मूव करवाना चाहते हैं किससे, इन्फिनिटी टू किसी पर्टिकुलर पॉइंट, तो आपको 6 जूल एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी 1 कूलम चार्ज के ऊपर में। यानी कि आप ये कह सकते हो कि 1 कूलम चार्ज के पास में, 1 कूलम चार्ज के पास में कितनी एनर्जी स्टोर हो चुकी होगी, 6 जूल एनर्जी स्टोर हो चुकी होगी। तो यहां पर जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि जो H2 जो इलेक्ट्रोड है, इस पॉइंट को मैं मान लो A पॉइंट है मेरे पास में, ये मेरे पास A पॉइंट है और ये मेरे पास में B पॉइंट है। तो यहां पर मैं इस पॉइंट को कंसीडर करूं तो यहां जो 1 कूलम चार्ज होगा, 1 कूलम चार्ज होगा, यानी कि एक बंच होगा इलेक्ट्रॉन्स का, कितना, जो हमने पढ़ा था 6.22 × 10⁻18 जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तब किसी बॉडी के अंदर में 1 कूलम चार्ज आता है। यानी कि आप किसी बॉडी से 6.22 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो तो वहां पर उसके ऊपर में कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जिस बॉडी पर वो चला जाता है तो वहां पर उसके पास में नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यहां पर हमने क्या किया है, इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज दिया है, पॉजिटिव चार्ज दिया है। यहां मैं इसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड के नाम से जानता हूं और यहां पर इसको मैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के नाम से जानता हूं। यानी कि यहां नेगेटिव आ रहा है तो कंफर्म है कि इसके पास में क्या आए होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे, यानी इस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में रखे होंगे। और अगर मैं एक बंच बना दूं 6.22 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स का, और उन सब की एनर्जी को मैं कंसीडर करूं तो उनके पास में यानी कि 1 कूलम चार्ज हो गया, तो कितनी एनर्जी है उनके पास में, 6 जूल एनर्जी है। यानी कि इतना काम करने की वो कैपेबिलिटी अपने पास में रखते हैं। इसके बारे में और डिस्कस करेंगे हम आगे चीज़ें के बारे में, जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या इफेक्टिवनेस होती है। ठीक है, अब मैं दूसरे एग्जांपल बात करूं कि 12 वोल्ट की बैटरी मैंने आपको दे दी है, तो 12 वोल्ट की बैटरी का मतलब क्या होगा आपके पास, तो इस 12 वोल्ट का मतलब है कि आपको कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है, 20 जूल एनर्जी है किसके पास में, 1 कूलम चार्ज के पास में। ठीक है, मैं आपको 220 वोल्ट बोल दिया जो घर में हमारे पास में सप्लाई आती है, जल्दी से बताओ इसका मतलब क्या होगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि 220 जूल एनर्जी है, 220 जूल एनर्जी है किसके पास,